नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश जीके। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी 2021, एमपी पुलिस 2021, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 4 और अन्य सभी परीक्षाओं में आपके एमपी जीके बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पूछी जाती है। तो एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और जिनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। अगर आप डेली बेस पर इस प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं तो एमपी जीके की टेंशन आपको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एमपी जीके आपके एग्जाम तक काफ़ी अच्छे यहाँ पर कवर हो जाएगी। यहाँ पर हम कवर करते हैं एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर और एमपी स्टैटिक जीके, यानी कि एक तरह से संपूर्ण एमपी जीके को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं करंट अफेयर के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी असंगत है, यानी कि इनमें से डिफरेंस कौन सा है? सोन, चंबल, नर्मदा या फिर काली सिंध। बताइए इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो बाकी तीनों से अलग है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो बाकी तीनों नदियों से अलग है। सर क्यों अलग है, तो आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश को सर्वाधिक नदियों की वजह से नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों में नर्मदा नदी अन्य तीनों से असंगत है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और बाकी की जो नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। आपको पता है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल करके अरब सागर में गिरती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और बाकी की जो नदियां हैं जैसे कि आपकी सोन हो गई, काली सिंध हो गई, चंबल हो गई, ये सब उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। इस वजह से इसमें नर्मदा नदी जो है वो इन सबसे असंगत यानी इन सबसे अलग हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से होकर के गुजरती है? एमपी कांस्टेबल में भी पूछा गया और एमपी पटवारी में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा। बताइए किस नदी के पुल को यहाँ पर क्रॉस करेगी अगर गाड़ी ग्वालियर से भोपाल की ओर जा रही है? आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि बेतवा नदी के पुल को क्रॉस करेगी अगर आपकी गाड़ी ग्वालियर से भोपाल जा रही है। तो ग्वालियर से भोपाल जाते समय बेतवा नदी को पार करना होता है, गाड़ी बेतवा नदी के पुल को पार करेगी। जबकि इंदौर से भोपाल जाते समय गाड़ी पार्वती नदी के पुल को क्रॉस करती है। तो याद रखिएगा, ग्वालियर से अगर भोपाल जाएंगे तो बेतवा नदी को क्रॉस करेंगे कहाँ पर? ओरछा में। आपको पता है ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे प्रश्न आ भी सकता है। तो ओरछा की जो बेतवा नदी है उसको क्रॉस करेगी गाड़ी, और अगर इंदौर से भोपाल जा रही है फिर भोपाल से इंदौर जा रही है तो पार्वती नदी के पुल को क्रॉस करेगी। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और यह प्रश्न पूछा गया इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर के मिल जाती है? सोन, बेतवा, चंबल, नर्मदा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो सोन नदी है वो सीधे गंगा नदी में जाकर के मिलती है। तो मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी अपने उद्गम से 780 किलोमीटर दूर स्थित पटना में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी में दीनापुर के पास में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि सोन नदी की लंबाई कितनी है। तो 780 किलोमीटर जो है वो सोन नदी की लंबाई है और ये सीधे अमरकंटक से निकलती है और सीधे जाकर के गंगा में मिलती है। ठीक है, तो पटना में जाकर के दीनापुर नामक स्थान पर यह गंगा में समाहित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है? गंगा, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र या फिर ताप्ती। आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि जो ताप्ती नदी है वो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी ऊपर की तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए, तो गंगा और स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। और यह प्रश्न एमपीपीएससी ने भी कवर किया, एमपी पटवारी ने भी कवर किया है और एमपीएसआई में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा, वर्धा। तो बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो चंबल की सहायक नदी नहीं है? नहीं शब्द पर जरूर गौर करना है आपको। आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो वर्धा नदी है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो वर्धा किसकी नदी है, आइए देखते हैं। पार्वती, काली सिंध तथा क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की चंबल नदी में मिल जाती हैं, जबकि मध्य प्रदेश की वर्धा नदी वैनगंगा नदी में जाकर के मिलती है। और कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में जाकर के वैनगंगा नदी में मिल जाती है वर्धा नदी। यानी कि वर्धा जो है वो वैनगंगा की सहायक नदी है, ना कि चंबल की सहायक नदी है। और यही आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो वर्धा चंबल की सहायक नदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। होशंगाबाद, बैतूल, मंडला, जबलपुर। आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि बैतूल जो है वो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। देखिए, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल की मुल्ताई तहसील है। ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है और ये नर्मदा के समानांतर बहती है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे नहीं है? नहीं शब्द पर गौर कीजिएगा। कौन सा ऐसा शहर है जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित नहीं है? मंडला, होशंगाबाद, महेश्वर, छिंदवाड़ा। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि जो छिंदवाड़ा शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर कुल 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है और अंत में जाकर के खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में गिर जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। यह भी आप याद रखना, ताप्ती के समानांतर बहती है। इनमें से किस स्थान से दो नदियां निकलती हैं? गंगोत्री, मुल्ताई, यमुनोत्री, अमरकंटक। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। बेसिकली यहाँ से तीन नदियां निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर दो पूछा गया। दो बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो आपके अमरकंटक से निकलती हैं। देखिए, तो अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। दोनों बड़ी नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा जोहिला का उद्गम भी अमरकंटक से ही होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोन नदी से थोड़ा आगे चल करके जोहिला नदी का भी यहाँ पर उद्गम होता है। अमरकंटक से ही जोहिला का उद्गम होता है, लेकिन जोहिला इतनी बड़ी नदी नहीं है जितनी कि सोन और नर्मदा है। सोन जाती है पटना में दीनापुर के पास में, नर्मदा ताप्ती के समानांतर बहती हुई अरब सागर में गिरती है एस्चुरी बनाते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओरछा मध्य प्रदेश के किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, बेतवा, तवा, छिप्रा। आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि बेतवा नदी के तट पर ओरछा शहर स्थित है। देखिए, तो मध्य प्रदेश की निवाड़ी जिले के साथ आने वाला ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अब ओरछा निवाड़ी में आने लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। ओरछा बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है। इसकी स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप देव ने की थी। तो याद रखिएगा, ओरछा की स्थापना 1531 राजा रुद्र प्रताप देव, निवाड़ी जिले के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे रामलला का मंदिर यहाँ पर स्थित है और हरदौल की मनौती यहाँ का प्रसिद्ध गायन है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, चचाई। आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट नामक स्थान पर स्थित है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस जलप्रपात के बारे में। तो भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह एक रमणीय पर्यटन स्थल है। भेड़ाघाट के पास नर्मदा नदी का जल 50 फुट की ऊंचाई से गिरता है। इसका जल सफेद धुएं के समान उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट में जो है ये आपका जलप्रपात स्थित है, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहें। आपकी लाइक ही हमको बताती है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या फिर नहीं, आगे कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि डेली बेस पर एमपी करंट अफेयर आपके लिए, एमपी करंट अफेयर, एमपी जीके, एमपी स्टैटिक जीके, तीनों चीजों की प्रैक्टिस डेली बेस पर आपके लिए आपके चैनल सक्सेस जंक्शन पर लेकर के आई जा रही है। साथ ही साथ में जिन लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, उसके बाद में एमपीएसआई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं और यूपी लेखपाल भी जो भी लोग यूपी के लेखपाल का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर जिन भी परीक्षाओं में हिंदी आती है, तो हिंदी के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। चुने हुए प्रश्न होंगे जो लगातार एग्जाम्स में आते रहते हैं। 5 से 6 एग्जाम को हम यहाँ पर कवर करेंगे और उन सभी एग्जाम से चुने हुए प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर लेकर के आएंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं अगर आप सही दिशा में प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो एसएससी जीडी वालों बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके 20 में से 20 नंबर, जितने भी नंबर की आपकी हिंदी आती है एसएससी जीडी में, पूरे नंबर ले आने का प्रयास यहां पर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है? ताप्ती, चंबल, बेतवा, नर्मदा। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि ताप्ती नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी के द्वारा होता है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के एस्चुरी का निर्माण करते हुए गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुल्ताई से निकलती है। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती। आइए आंसर देखते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है इस प्रश्न में, तो सही आंसर है सी,
जो बेतवा है उससे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। लोगों के दिमाग में नर्मदा आ जाती है, लेकिन याद रखिएगा नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है ना? ना कि गंगा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए बेतवा को गंगा क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश की, वो भी बताते हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलने वाली नदी बेतवा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अधिकांश भाग में बहती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा मतलब कि प्रदूषण की वजह से जो है जितना प्रदूषण गंगा में होता है, सेम उतना प्रदूषण जो है मध्य प्रदेश की बेतवा में होता है, ठीक है? भले ही आप ओरछा में चले जाइए, वहाँ पर आपको स्वच्छ जल दिखाई देगा, लेकिन केवल ओरछा में ही स्वच्छ है, उसके आगे चल करके देखेंगे तो बेतवा नदी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंटरव्यू में पूछा गया था जब एमपीएसआई में इंटरव्यू हुआ करता था, ठीक है ना? तो किस आधार पर जो है बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? लोगों ने कहा कि पवित्रता के आधार पर या फिर ऐसा कुछ भी बता दिए, स्वच्छता के आधार पर, लेकिन याद रखिएगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। देखिए, चंबल सिंध बेतवा नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। यह नदी किस नदी में जाकर के समाहित हो जाती है? तो चंबल सिंध और बेतवा नदियां किस नदी में जाकर के मिल जाती हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर नर्मदा? आंसर देखते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि यमुना नदी में जाकर के मिल जाती हैं तीनों नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा। चलिए जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश की चंबल सिंध बेतवा नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में जाकर के मिल जाती हैं, जबकि सोन नदी पटना के पास दीनापुर में गंगा नदी में मिलती है। हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? तो याद रखिएगा ये तीनों नदियां जाकर के यमुना नदी में मिल जाती हैं और यमुना अंत में जाकर के गंगा मिल जाती है। गंगा जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपरा, ब्यामा और वीरना किसकी सहायक नदियां हैं? यह जब प्रश्न आया था तो लोग इसको छोड़ कर के आए थे या फिर कोई तुक्का ही मार के आया था, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था ये कोपरा, ब्यामा और वीरना किसकी सहायक नदियां हैं। आइए देख लेते हैं। चंबल की, बेतवा की, केन की या फिर ताप्ती की? आंसर देखें, सही आंसर सी, यानी कि केन नदी की सहायक नदियां हैं कोपरा, ब्यामा और वीरना। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलने वाली केन नदी की सहायक नदियों में कोपरा, ब्यामा और वीरना नदियां शामिल हैं। कोपरा और ब्यामा प्रदेश के दमोह जिले में प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा कोपरा और ब्यामा नदियां दमोह जिले से निकलती हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो नदी द्वीप के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। काल भैरव, ओमकारेश्वर, बाणगंगा या फिर नौरादेही? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि ओमकारेश्वर जो है वो एक नदी द्वीप है और सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। चलिए देखते हैं ओमकारेश्वर महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर है, जो खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है? यहाँ पर महादेव का मंदिर है, आदि शंकराचार्य की गुफाएं हैं, सिद्धनाथ का मंदिर है और ओमकारेश्वर का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल जो है वो ओमकारेश्वर नदी द्वीप पर स्थित है। और जो आपके जुड़वा शिवलिंग जो है जिन्हें कहते हैं, जो 12 शिवलिंग है भगवान शिव के, उनमें एक शिवलिंग जो है वो यहाँ पर स्थित है ओमकारेश्वर में, और इसे जुड़वा शिवलिंग भी कहा जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। इंदौर, भोपाल, रतलाम, विदिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भोपाल जिले में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों चर्चा में बना हुआ है, तो आइए बताते हैं। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने 1 अक्टूबर 2021 को अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है। यह भोपाल जिले में स्थित है, इस वजह से यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय गोताखोर स्पर्धा में पलक शर्मा ने सीनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 2 से 3 प्रश्न इस एक प्रश्न से बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि पलक शर्मा किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। पलक शर्मा कहाँ की निवासी हैं? पलक शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सही आंसर है ए, यानी कि गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की निवासी पलक शर्मा ने बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय गोताखोर स्पर्धा के सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा गोताखोरी से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है, इंदौर जिले की निवासी हैं। 3 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के कितने शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? 30, 35, 45 या फिर 52? तो कितने ऐसे महाविद्यालय हैं, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय हैं, जिन्हें आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा? देखिए, सही आंसर डी, यानी कि 52 ऐसे विद्यालय हैं। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हर एक जिले में एक आदर्श महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की गई है। तो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। कितने जिलों में खोला जाएगा? तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 के 52 जिलों में जो है आदर्श विद्यालय स्थापित करने की घोषणा यहाँ पर की गई है। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट मध्य प्रदेश के किस शहर को दिया जाएगा? याद रखिएगा, अवार्ड का नाम याद रखिएगा, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना। आंसर देखते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि इंदौर को यहाँ पर अर्बन जो है ट्रांसपोर्ट अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए, तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड देश की नहीं, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर को प्रदान किया जाएगा। देश की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है, आपको पता ही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। तो हरदीप सिंह पुरी ने जो है यहाँ पर घोषणा की है कि इंदौर को जो है इस अवार्ड से, यानी कि एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 30 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश में सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। इसका फाइनल मैच कहां पर आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश की महिला टीम ने पहली बार यहां पर सीनियर हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो इसका फाइनल मैच कहां पर हुआ था, आइए देखते हैं। और ये भी देखेंगे कि महिला टीम ने किसको हराया है, आइए देखते हैं। तो झांसी, भोपाल, इंदौर, प्रयागराज। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि झांसी में इसका फाइनल मैच खेला गया। देखिए, तो मध्य प्रदेश ने पहली बार सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट स्टेडियम में खेले गए मैच में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ग्वालियर की महिलाओं ने हरियाणा टीम को 1-0 से परास्त किया। तो 1-0 से यहां पर हरियाणा टीम को हराया गया मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी की महिलाओं के द्वारा, और ये चैंपियनशिप पहली बार मध्य प्रदेश ने जीती है, इसलिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न कैसे लगे, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। चलिए कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है जबलपुर। कल हमने आपसे पूछा था मध्य प्रदेश मुख्य जो न्यायाधीश, मतलब कि जो आपकी हाई कोर्ट है, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? सही आंसर था जबलपुर। तो सही आंसर किसने दिया है? देखिए, तो पुरुषोत्तम परमार ने जबलपुर बताया है, सुनील कुशवाहा ने जबलपुर बताया है, अवंतिका शुक्ला ने जबलपुर, मालती आर्यन ने यहाँ पर थैंक्स अलॉट कहा है, माधव पटेल ने यहाँ पर जबलपुर बताया है, और उसके बाद खंडपीठ भी इंदौर और ग्वालियर बताई है। उसके बाद सरला रक्षे ने जबलपुर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आ सके। तो आज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? अगर ये वीडियो आपने बड़े गौर से सुना होगा तो हमने इस वीडियो में ही इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। चलिए, आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। और साइंस और हिंदी की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। एसएससी जीडी वाले बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपको पता है जीएस में लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, और आपकी हिंदी 20 से 25 नंबर की आती ही है। ठीक है, तो ये दोनों हमको कवर करने हैं, एक भी नंबर इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। और जीएस की प्रैक्टिस सेट भी हम लगातार आपके लेकर के आएंगे। स्टैटिक जीके काफी ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है जीएस में। तो अगर एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आगे तैयार हो जाइए। आपके लिए हम बेहतरीन पैकेज लेकर के आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे में से पूरे नंबर लाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।